हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों को हम एक कमिटमेंट किए थे कि सीटेट का हिंदी थ्योरी क्लास देखेंगे और वह आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बोर्ड पर काफ़ी समय लग जाता है लिखने में और बोर्ड छोटा होने के कारण। तो इसीलिए आप लोग को हम स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यह वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग यह वीडियो को देखिए और अपना थ्योरी सुनिश्चित कीजिए। और थ्योरी अगर आप एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद एमसीक्यू लगाते रहिए। आपको एक आंकड़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कहता है, हिंदी हिंदी भारत की एक राजभाषा है। क्या है? हिंदी भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। जो हम लोग बोर्ड पर भी देखे थे, यहाँ थोड़ा सा है, हम बता देते हैं आप लोग को। तो हिंदी एक भारतीय राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई नहीं है। अगला पॉइंट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? 22 भाषा को शामिल किया गया है। देख लीजिए कौन कौन सा है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये 22 भाषा है। जो इस 22 भाषा को याद रखिए आप लोग। चलिए एक बार हम इसको और देखेंगे। भाषा को कितनी भाषा है? तो 22 भाषा। कौन कौन सा भाषा है? यहाँ पे भाषा दिया गया है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली डोगरी है। ये सब भाषा है। अब देखिए अगला पॉइंट है 3 नंबर। देखिए अगला पॉइंट में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश को एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। इंग्लिश 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। यह एक सहयोगी और प्रशासनिक भाषा है। फिर अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा की संख्या हम बोले तो शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 11 हो गया है। कितना हो गया है? 11। अभी इसमें कुछ कम लिखा हुआ है, 6 ही है, तो हम टोटल आपको बता देंगे। शास्त्रीय भाषा में देखिए तमिल है, संस्कृत है, उसके बाद तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। ये कितना हो गया? 6 भाषा हो गया। उसके बाद 5 भाषा और है जो आप लोग सुन लीजिए। मराठी, नेपाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। जो यह 5 भाषा 2024 में जोड़ा गया है। फिर यहाँ से अगला है ये देखिए RTE 2009 के अनुसार मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। यानी क्लास 8 तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारा RTE 2009 कहता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से पर जाएगा भारतीय शिक्षा की अवधारणा। भारतीय भाषा की शिक्षा की अवधारणा क्या है? तो यहाँ पर अब देख लीजिए कहता है कि चुनौतीपूर्ण परिकल्पना। क्या है? चुनौतीपूर्ण परिकल्पना। चुनौतीपूर्ण अवधि में परिकल्पना, बोधगम्य निवेश होना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन होना चाहिए, यानी कि भाषा के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम यहाँ तक तो हम बात कर लिए थे बोर्ड पर भी। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम क्या है और अर्जन क्या है? देख लीजिए यहाँ टॉपिक है अधिगम और अर्जन। तो भाषा अर्जन के बारे में हम बात करेंगे। कहा गया है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा सीखते हैं। वह दूसरों से अनुकरण करके भाषा सीखते हैं और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। यह एक प्रकृति में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो इतना तक तो देखें। तो चलिए
एक भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे अपने आप खुद या परिवार में रहकर सीखते हैं और वातावरण यानी आस पड़ोस से सीखते हैं, उसके एनवायरनमेंट से सीखते हैं और वह अनुकरण करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं, एक दूसरे का नकल करके सीखते हैं। तो यह है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन, चलिए आप लोग याद रखिए यहाँ से। अब देखिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया कि भाषा अर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकताएं नहीं होती है। भाषा अर्जन में जो है किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार व समाज होता है। भाषा अर्जन में क्या होती है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसका परिवार और समाज होता है। तो आप लोग खासा ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पे अब हो गया भाषा अधिगम। भाषा अधिगम की हम बात करें तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। यह याद रखिए, अधिगम का तात्पर्य यानी अधिगम मतलब होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलते रहती है। इसे हम औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम जीवन भर यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया अधिगम है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, कहता है कि जो भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाषा अर्जन में नियम और व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं पे देखिए भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है ये देखते हैं कि इसमें द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा अधिगम को द्वितीय अधिगम के नाम से जाना जाता है और भाषा अर्जन को प्राथमिक माना जाता है। तो चलिए यहाँ से आगे हम फिर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, इसमें भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अधिगम में भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा की जाती है। यानी भाषा अगर सीखना है तो कहीं औपचारिक रूप से जाकर आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। वही अगला पॉइंट है कि भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम कहाँ से प्रारंभ होता है? विद्यालय से। वही भाषा अर्जन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भाषा अर्जन जो है सो प्रारंभ होता है परिवार, विद्यालय, आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट से होता है। चलिए यहाँ पर अब हम अगला देखते हैं। ये भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, वहीं भाषा अर्जन में बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर यहाँ देखिए ये देख लेते हैं, कहते इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा के अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है, वहीं की भाषा अर्जन में व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फिर अगला पॉइंट है यहाँ से। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में कहा गया कि भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती हैं। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका होती है, यहीं की भाषा अर्जन में ये सब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए यहाँ से अब आगे देख लेते हैं। कहता है अधिगम के प्रकार क्या है यहाँ पर? तो अधिगम के प्रकार है। अधिगम के प्रकार में दिया गया है कि क्रियात्मक अधिगम। कैसा अधिगम? क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति को ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शाब्दिक व वाचिक अधिगम। शाब्दिक और वाचिक अधिगम, तो शाब्दिक और वाचिक अधिगम में शाब्दिक और वाचिक अधिगम या सीखने के संकेत या चित्र, अंक आदि के माध्यम से सीखना होता है। अगला है विचारात्मक अधिगम। क्या है? विचारात्मक अधिगम।
कि विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज के दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर अपने विचार करके सीखता है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज और दैनिक जीवन और अनुभव को देखकर या सुनकर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे दिया गया है कि भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। यह यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि कौन सा वैज्ञानिक भाषा अर्जन के बारे में क्या कहा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वहीं पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। पियाजे साहब कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्र की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं। अंतःक्रिया मतलब अपने आप एक दूसरे से मेल जोल कर सीखते हैं। वहीं पर चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालक में कैसे होती है, तो जन्मजात होती है। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बालक में जन्मजात होते हैं। कैसे होती, जन्मजात, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। चॉम्स्की साहब कहते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता बालक में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। यानी बच्चे जन्म से ही एक भाषा की शक्ति लेकर पैदा होते हैं और वह भाषा सीख जाते हैं। यह चॉम्स्की साहब का कथन है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है। तो अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य के सिद्धांत। तो शेषवा अवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं। कैसे, शेषवा अवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द की सहचर यानी संबंध स्थापित कर, अर्थात शेषवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। शेषवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, मूर्त होती है। यानी जो चीज़ देखा उसको देखकर ही बच्चे एक दूसरे से तालमेल बैठाते हैं, सामंजस्य करते हैं, वही मूर्त है। यानी जो चीज़ सामने हो वह मूर्त है। जैसे पानी के साथ पानी कहने पर बच्चे को पानी दिया जाता है, तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित कर के उसे समझने लगता है। यही है मूर्त प्रक्रिया। बच्चे मूर्त प्रक्रिया करते हैं। यदि बच्चे को आप एक गिलास दूध दीजिए और बच्चे को दिखाइए कि यह दूध है, दूध पी लीजिए बेटा, तो वह आराम से पी लेते हैं और वह समझने लगते हैं कि यह दूध है, इसे हमें पीना चाहिए। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। आगे चलिए देखते हैं कि अनुकरण का सिद्धांत क्या है। कहता है अनुकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक में आरंभ से शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार समाज आदि के अनुकरण यानी नकल करके सीखते हैं। इसी तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। तो यह अनुकरण करके सीखता है, यानी एक दूसरे से नकल करके सीखते हैं बच्चा। यही है अनुकरण सिद्धांत। अगला है कि अभिप्रेरण व रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन क्या है, तो पुनर्बलन है। देखिए, अभिप्रेरण और रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितने रुचि से करते हैं। सफलता इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस कार्य में रुचि कितना लेते हैं। अगर किसी भी कार्य को करने में हमारी रुचि जितना अधिक होगा, हम उतना ही अधिक सीखेंगे। यह
अभिप्रेरण या रुचि या पुनर्बलन का सिद्धांत कहता है। आगे है, कहता है कि बालक, यहाँ देखिए, बालक की शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अंतः शिक्षण संबंध पाठ्य सामग्री पाठ्य वस्तु का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होनी चाहिए और उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। बच्चे को हमेशा सीखने के लिए प्रेरणा देना चाहिए और उसे उत्सुकता भरा माहौल देना चाहिए जिससे बच्चा अभिप्रेरित होकर कुछ सीखे। आगे देखिए, आगे है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर हम क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जबकि बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं तो उसे जल्दी और आसानी से सीखते और समझ लेते हैं। बालक को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बालक को क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है बालक को खुद से करने दीजिए और वह बालक खुद से जब करेगा तो वह बहुत ज़्यादा सीखेगा, यानी हस्तपरक शिक्षा होगी। अब है अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से वह हमेशा व्यवहार में आता है। भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चे की भाषा विकसित जल्दी हो जाती है। फिर अगला है कि आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत में कहता है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण है। सीखी हुई बातों को जितना अधिक दोहराएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद रखेगा और इसीलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति की पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, यह आवश्यक है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। यहाँ पे कहा गया है कि भाषा सीखने के लिए बच्चे को अगर अवसर देंगे, बोलने के लिए कहेंगे, उसे बार बार बुलवाएंगे तो वह उसको ज़्यादा सीखेगा और वह इसमें से उसको कंठस्थ यानी याद हो जाएगा और वह अपने काम के प्रति माहिर हो जाएगा। यह हो गया आवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या है? अनुपात और क्रम का सिद्धांत भाषा कौशल के चारों रूप यानी श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुण के लिए अभ्यास क्रम समानुपात बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। अनुपात और क्रम का सिद्धांत कहता है कि भाषा कौशल के 4 प्रारूप है। यह क्वेश्चन आता है भाषा कौशल की कितने प्रारूप है? तो भाषा कौशल के 4 प्रारूप है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन है। इसमें बच्चे को निपुण करना चाहिए। तो यहाँ के बाद हम चलिए देखेंगे आगे दूसरे वीडियो में। यह छोटा वीडियो ही रखेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट आप लोग अवश्य कीजिए। हम यह पूरी थ्योरी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। चलिए, धन्यवाद।